स्वागत है आपका एनवीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। रोहिणी जिसकी शादी अभी कुछ ही समय पहले हुई थी। बेसिकली रोहिणी तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनका जो गांव है वो हिमाचल का एक गांव है। तो काफ़ी पहले से ही उनके माता पिता एक अच्छे अपनी बच्चियों को, क्योंकि रोहिणी के एक बहन है और एक भाई है, तो वो चाहते थे कि जो बच्चे हैं वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, तो इसलिए वो दिल्ली आ गए और वहीं पर उनके पिताजी ने अपना बिजनेस सेट किया। तो वो काफ़ी समय से दिल्ली रह रहे थे, लेकिन जो इनके रूट्स हैं वो तो हिमाचल के गांव से लगते हैं। और अब रोहिणी की शादी हो जाती है। रोहिणी की शादी हो जाती है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में जहाँ पर उसकी शादी होती है, वैसे तो अरेंज मैरिज थी और उसका पति, उसकी सास ससुर सभी बहुत अच्छे थे, बड़े अच्छे तरीके से रोहिणी को रखते थे। रोहिणी भी काफ़ी खुश थी। उसको भी शादी से पहले ये डर लगा रहता था कि ना जाने उसके पति और उसके ससुराल वाले कैसे होंगे, लेकिन जब वो अपने घर गई तो उसका जो ये शक था वो जाता रहा। अब रोहिणी की शादी को कुछ तकरीबन 7-8 महीने बीत चुके थे और अब वो अपने जब घर आती है अपने परिवार वालों के साथ, वैसे किसी ओकेशन में उनको बुलाया होता है, तो बातों बातों में ही रोहिणी के माता पिता शुरू करते हैं अपने गांव के जो कुल देवी हैं उनके किस्से बताना शुरू कर देते हैं कि हमारी कुल देवी कितनी उनकी शक्ति है, कैसे कई कई जगहों पर उन्होंने हमारी रक्षा की। अब जब ये इतनी महिमा सुनते हैं उनके सास ससुर, तो उनकी सास झट से कहती है कि भाई साहब ऐसा करते हैं कि किसी दिन हमें भी माथा टिका लाइए, वैसे भी कुल देवी में आपके जैसे हैं, हमें भी इसी बहाने माथा टेकने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो इनके जो पिता हैं रोहिणी के, वो कहते हैं जी इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, जल्दी ही प्रोग्राम बनाते हैं। फिर किसी वीकेंड में इनका प्रोग्राम बनता है और ये चल पड़ते हैं अपनी कुल देवी की तरफ। अब जब ये अपने कुल देवी की तरफ जाते हैं, माथा टेकते हैं, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और जो गांव है वो काफ़ी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, अच्छा वातावरण, और गांव में जो इनके रिश्तेदारों का घर होता है, जब वहाँ पर आते हैं काफ़ी आवभक्त होती है। तो एक आध दिन वहाँ पर ये रुकते हैं। अब जब ये अगले दिन जाने लगते हैं तो जाते जाते थोड़ी सी इनको शाम होने लग पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा गांव के जो इनके रिश्तेदार है वो कहते हैं कि आप रुक जाइए, रात के समय में मत जाइए, लेकिन वीकेंड था, अगले दिन सुबह सबको अपने कामों पर जाना था। हालांकि अब रोहिणी का परिवार भी तो उसी गांव से ताल्लुक़ रखता है, उसी पहाड़ों से ताल्लुक़ रखता है, और उनको ये भली-भांति पता है कि रास्ते में गाहे-बगाहे कुछ ऐसी हरकतें होती हैं पहाड़ों में, जिसकी वजह से आम तौर पर रात को सफ़र करने के लिए मना किया जाता है। लेकिन उनके पिता भी कहीं न कहीं सोचते हैं कि ये पुरानी बातें हैं, आज के ज़माने में इन बातों पर कौन विश्वास करता है, तो अपने रिश्तेदारों की बात को ना मानते हुए वो चल पड़ते हैं दिल्ली की ओर। अब सब कुछ रास्ते में ठीक चल रहा था, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर रोहिणी को एक औरत दिखाई देती है। ये वो मोड़ था जहाँ पर गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, और हम कहते हैं ना कि भाई हम किसी की इज्जत नहीं कर सकते, किसी का सम्मान नहीं कर सकते, तो किसी का अपमान करने का हक हमें है नहीं। जो मेरी पिछली स्टोरी है उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। रोहिणी उस औरत की तरफ देखती है और वो मन ही मन में कुछ गलत सोचती है उसके बारे में, क्योंकि उसकी जो कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए थे, धूल मिट्टी लगी हुई थी, मुंह पर भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी। अब रोहिणी की शादी हुई थी, कुछ ही समय हुआ था, तो मेकअप वगैरह करना, अपने आप को शीशे में बार बार देखना, हो सकता है कि अपने रूप का अहंकार हो गया हो। ना जाने रोहिणी के मन में क्या आता है, और वो मन ही मन में उस औरत को देखकर उसके बारे में काफ़ी गलत बोलना शुरू कर देती है। अरे कितनी वाहियात सी औरत है, कितने गंदे कपड़े हैं, कैसी अनपढ़ सी औरत है, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, ये ऐसे कैसे रहेंगे, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन ये यहीं के यहीं है। बस अब कुछ ही देर तक ये सोचती है तो अचानक उसके मन में पता नहीं क्या आता है कि वो पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन उसको पीछे कुछ नजर आता नहीं। अब वो जो मोड़ था घुमावदार था, हो सकता है कि गाड़ी घूमी और वो जो एंगल है वो अब उस एंगल में वो दिखाई नहीं दे रही हो, एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब रोहिणी के आने वाले दिन नॉर्मल थे नहीं। जैसा मैंने पहले कहा कि रोहिणी को एक चीज़ का बहुत डर रहता था कि न जाने उसके ससुराल वाले, उसका पति कैसा होगा।
ये जो डर रोहिणी का जाता रहा, जैसे मैंने पहले ही बताया। वहीं दूसरी ओर आज के ज़माने में ख़ास तौर पर ये भी डर रहता है कि ना जाने बहू हमें जो है वो कैसी मिलेगी। पहले तो ये सीन होता था कि भई बहू अपने पति को, हमारे यानी बेटे को वश में कर लेती है, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आजकल तो बात सीधा ड्रम पर ही जा पहुँची है। सो बहुत कुछ हो रहा है। अब ये जो बातें हैं, नेचुरली बात है कि उनके ससुराल वालों के मन में भी चलती होंगी कि भई हमें बहू अच्छी मिले, और उनको बहू भी जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं बेहतर मिलती है। रोहिणी एक सच में बहुत अच्छी, बड़ी आज्ञाकारी बहू थी। इसी की वजह से तो 1 साल होने के बावजूद भी इनका जो आपसी रिश्ते थे, जो समधियों के आपसी रिश्ते थे, इतने अच्छे थे कि चलो भी हम भी माथा टेकने जाएँगे, यहाँ पर गए, गाँव में रुके भी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आज से रोहिणी के दिन जो है वो फिरने वाले थे। अब रोहिणी दिल्ली पहुंचती है, पहले अपने मायके, फिर उसके बाद ये अपने फरीदाबाद वापस पहुंच जाते हैं। सभी जो हैं वो तो पहले जैसे ही थे, लेकिन रोहिणी अब पहले जैसी रही नहीं थी। धीरे धीरे करके रोहिणी में कुछ अजीब से तरीके के बदलाव आने शुरू हो गए। रोहिणी जो पहले काफ़ी आज्ञाकारी थी, हर बात मानती थी, अब बात बात पे वो चिढ़ने लग पड़ी। उनकी सास बेहद भली मानस, उनको लगता था कि शायद कई बार कुछ आपस में पति पत्नी की अनबन हो जाती है, जिसके वजह से पति तो काम पर तो चले जाता है, अब पत्नी को सारा दिन घर में रहना पड़ता है, तो भाई वो गुस्सा निकाले तो किस पर निकाले। अब वो ऐसी भी औरत नहीं थी जो इंटरफेरेंस करती हो, कि अपने बेटे से पूछे कि क्या बात हुई है, या जानबूझकर अपनी बहू से पूछे कि क्या बात हुई है। तो कुछ दिन तो वो ये सोचती रही कि हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई हल्का फुल्का मनमुटाव हुआ है। कुछ दिन बाद जब ये ठीक हो जाएंगे तो बहू का स्वभाव है वो भी बदल जाएगा, लेकिन जो बहू का स्वभाव है वो दिन ब दिन खराब से खराब होता जा रहा था। अब अचानक से इस स्वभाव में जो तब्दीली आई, ये किसी की समझ में नहीं आ रही थी। ना ही वो सिर्फ चिड़ी रहती, बल्कि अब तो वो बदतमीजी करने तक भी उतर आई थी। अपनी सास को अजीब से तरीके से वो उनके साथ बात करती, जब वो कोई काम करने को कहती। यही हालत उनकी अपने ससुर के साथ भी थी, और यही हालत उनकी अपने जेठानी के साथ भी थी, जेठ के साथ भी थी, और अपने पति के साथ भी थी। अब इस दौरान 2 बार इन्होंने कंसीव करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी मिसकैरेज हो गया। ये भी माना गया उनकी सास के द्वारा या परिवार के द्वारा कि इस वजह से भी कई बार इंसान को सदमा लगता है, और वो अपना जो उसका जो स्वभाव है वो बदल जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमारी बेटी, हमारी बहू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि इतनी जल्दी कुछ ऐसा होने नहीं वाला था, ये यूँ कहें कि कुछ ऐसा होने ही नहीं वाला था। धीरे धीरे स्वभाव में इतना परिवर्तन कि एक बार किसी छोटी सी बात पर रोहिणी अपनी सास पर हाथ उठाने तक चली गई। उनकी सास ने हाथ पकड़ा और काफ़ी गुस्से से रोहिणी को बुरा भला कहा। अब जब रोहिणी ये सुनती है, वो बड़े गुस्से से अपने कमरे के अंदर जाके कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और ऊंची ऊंची चिल्लाने लग पड़ती है। अब ये पहली बार था जब इसकी सास ससुर काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। जल्दी से उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया, उनका बेटा आया। दरवाज़ा खटखटाए जा रहे हैं, दरवाज़ा रोहिणी खोल नहीं रही, लेकिन रह रह के कुछ समय बाद ऊंची ऊंची हंसने की और ऊंची ऊंची चीखें मारने की आवाज़ आ रही थी। आज उनको शायद महसूस हो चला था कि ये बात कुछ साधारण नहीं है। अब इनके पास कुछ चारा रह नहीं गया था। ये बातें होते हुए कुछ 3 से 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन उस दौरान एक बार भी उन्होंने रोहिणी के माँ बाप को फ़ोन नहीं किया था कि घर के मसले हैं, छोटे मोटे हैं, खुद ब खुद ही निपट जाते हैं। इन छोटी छोटी बातों में उनको फ़ोन करके परेशान करने वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन आज उनको मजबूरी में फ़ोन करके बुलाना पड़ा उनके रोहिणी के माता पिता को। और उसके जब माता पिता आए तो रोहिणी उनके सामने तो इस तरीके से बिहेव कर रही थी कि जैसे तो कुछ हुआ ही ना हो। उल्टा वो इस चीज़ को लेकर अपनी सास, अपने ससुर और अपने पति पर एक तरह से फप्तियाँ कसने लग पड़ी, एक तरह से उन पर इल्ज़ाम लगाने लग पड़ी कि ये मुझे तंग करते हैं। लेकिन ये तो भला हो रोहिणी के माता पिता का कि वो एक समझदार माता पिता थे और वो रोहिणी की बातों पर यकीन नहीं करते।
और एक डिसीजन लिया जाता है जो उनकी सास ही बोलती है कि भाई साहब आप में, या आप चाहें तो बहन जी कुछ दिन रहे। कई बार मिसकैरेज होने की वजह से स्वभाव में अचानक से तब्दीली आती है, तो ऐसा किया जा सकता है कि बहन जी रहें, या फिर आप मतलब देख लीजिए जैसा आपको ठीक लगता है। हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन अगर आपका दिल हो तो कुछ दिनों के लिए रोहिणी आपके साथ जा सकती है। हफ्ता 10 दिन रहेगी, हो सकता है कि मूड चेंज हो जाए और फिर वापस आ जाएगी। अब उनके माता पिता भी इस बात को समझते हैं और वो रोहिणी को कुछ हफ्ते के लिए ले जाते हैं वापस। जब रोहिणी जाती है अपने घर, वहां पर ये बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन उसके स्वभाव में तब्दीली साफ तौर पर देखी जा सकती थी। वो बहुत ज़्यादा कुछ बदतमीजी से अपने माँ बाप से इस तरीके की बात करती नहीं, लेकिन वो तब्दीली देख पा रहे थे रोहिणी के स्वास्थ्य में, जो कि दिन ब दिन ढलते जा रहा था। और रोहिणी पहले से चिड़चिड़ी तो हुई थी। वो अपने माँ बाप को बहुत कुछ बोलती तो नहीं थी, लेकिन जैसा स्वभाव रोहिणी का था वैसा स्वभाव नहीं रहा था। इस दौरान रोहिणी के माँ से रोहिणी की सास की बात होती रहती थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि देखिए बहन जी, हमें परिवर्तन हल्का फुल्का नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि वो बहुत बदतमीजी करती है, ऐसी करती है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम आप पर विश्वास करेंगे, हम अपनी बेटी पर विश्वास नहीं करेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि क्यों ना हम शिखा को 10-12 दिन के लिए रोहिणी के साथ ही भेज दें। थोड़ा सा हमें भी होगा कि ठीक है, कई बार अकेलापन भी कई बार होता है, कुछ बातें शेयर नहीं की जा सकती, तो बहनें बहनें साथ में रहेंगी तो थोड़ा सा हम उसको भी ठीक लगेगा। तो उनकी सास को क्या दिक्कत थी, वो कहते थे कि बिल्कुल ठीक है। अब शिखा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि रोहिणी ने उसको बताया था कि उसके सास ससुर, उसके पति, उसके जेठानी, उसके जेठ बहुत ज़्यादा उनको परेशान करते हैं। तो शिखा के मन में एक परसेप्शन बनी थी कि उसके ससुराल जो है वो बहुत ही बुरा है। ये जो परसेप्शन थी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली थी शिखा की, क्योंकि जब वो गई तो उसको ऐसा महसूस हुआ ही नहीं कि वो किसी बेगाने घर में आई है। उसकी सास बहुत ज़्यादा अवभगत करती, उसकी जेठानी भी। हालांकि शुरू में तो शिखा को लगा कि कहीं ये ड्रामा तो नहीं है, लेकिन ड्रामा 1-2 दिन बाद पता लग ही जाता है कि कोई जानबूझकर कर रहा है या जो कोई अपने दिल से कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ये अपने बहन का स्वभाव देखती, जो कमरे में रोहिणी शिखा को तो ये कहती कि मुझे मेरे ससुराल वाले बहुत तंग करते हैं, लेकिन जब वो छुप छुप कर देखती, बातें सुनती अपने रो बहन की ससुर के साथ, सास के साथ, तो उसको महसूस होता कि कहीं ना कहीं गलती मेरी बहन के अंदर ही है। अब जब 10-12 दिन निकल जाते हैं, वो अपने घर वापस जाती है और घर जाकर वो सब कुछ बता देती है साफ साफ कि जी, मेरे हिसाब से कोई ना कोई दिक्कत मेरी बहन के अंदर ही है, हमारी रोहिणी के अंदर ही है। मुझे ससुराल में वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई समस्या महसूस नहीं हुई। अब जब ये बात सुनते हैं रोहिणी के माँ बाप, तो फिर उनकी मर्जी से, उनकी परमिशन से ये कहा जाता है कि आप डॉक्टर को, साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, हम आपको खुली छूट देते हैं कि अगर हो सकता है कि मिसकैरेज होने की वजह से कोई किसी तरीके की कोई समस्या आ जाए, माइट बी पॉसिबल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जब डॉक्टर के पास दिखाया जाता है तो डॉक्टर सब कुछ जांच परख करता है, लेकिन डॉक्टर को किसी भी तरीके की कोई समस्या नज़र नहीं आती। अब रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जो रोहिणी का स्वभाव है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा था, अपने पति के साथ भी बेहद खराब हो चुका था। कुछ दिन बाद रोहिणी की हालत ये हो जाती है कि वो तो घर में किसी को टिकने नहीं दे रही थी। हर एक को वो गाली गलौज कर रही थी, हर एक के साथ वो बुरा व्यवहार कर रही थी, और तो और अब तो वो हाथापाई पर भी उतर आई थी। अब जब बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी तो दोनों परिवारों ने ये महसूस किया कि जो ये मामला है ये किसी तरीके का कोई मेडिकल वाला हमें नहीं लगता। हमें लगता है कि शायद अब वक्त आ गया है कि इसकी जो जांच पड़ताल है किसी भी पंडित जी से या किसी भी पहुंचे हुए आदमी से करानी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ मामला और ही नज़र आ रहा है और जो था भी। अब रोहिणी को लेकर जाया जाता है किसी पहुंचे हुए आदमी के पास। अब रोहिणी सामने बैठती है और वो बाबा जी ध्यान लगाते हैं। कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उनकी आंखें लाल हुई होती है और बड़े गुस्से में वो रोहिणी के परिवार वालों को कहते हैं कि ले जाओ इस बदतमीज को यहाँ से। जब ये बात उनके परिवार वाले सुनते हैं वो तो हाथ जोड़ लेते हैं बाबा जी के सामने और कहते हैं कि बाबा जी क्या हुआ।
बाबा जी फिर कहते हैं कि मैं कुछ इसका समाधान नहीं करूँगा, इस बदतमीज को यहाँ से ले जाओ। अब जब फिर से ये बात होती है तो दोबारा पूछा जाता है कि बाबा जी हम ले जाते हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कम से कम हमें बताया तो जाए। अब ये बात करते करते ही रोहिणी फिर वही हरकत करने लग पड़ती है जो वो घर में करती थी, लेकिन इस बार ऐसा महसूस हो रहा था कि रोहिणी के अंदर रोहिणी नहीं है, कोई और ही है। उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी और वो चीख चीख कर कह रही थी कि मैं तो इससे बदला लेकर रहूंगी, मैं तो इससे बदला लेकर रहूंगी। अब वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। उठ के वो अपना सर है जो दीवारों की तरफ मारना शुरू कर देती है। बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया जाता है। फिर बाबा जी कुछ जल का छींटा देते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब फिर बाबा जी जो हैं वो बताते हैं कि कौन है रोहिणी के पीछे और कौन लेना चाहता है रोहिणी से बदला। वो कहते हैं कि आप कुछ समय पहले हिमाचल में गए थे, पहाड़ों में। तो कहते हैं हाँ जी गए थे जी, हम माथा टेकने गए थे अपनी कुल देवी की ओर। उन्होंने कहा कि जब आप वापिस आ रहे थे वहां पर एक आत्मा भटक रही थी। रोहिणी को वो गाहे बखाए दिखाई देती है। नॉर्मल बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार किसी इंसान का ऑरा ही ऐसा होता है कि जिनको कुछ ऐसी शक्तियां दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसा होता है तो वो शक्तियां भी कुछ इग्नोर ही करती हैं, और आदमी भी इग्नोर करे तो अच्छा ही होता है। लेकिन इस बदतमीज ने इग्नोर नहीं किया और मन ही मन में उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा कि कैसी गवार है, कैसी मिट्टी इस पर लगी हुई है, सारा मुंह भी मिट्टी से भरा है। अब वो जो औरत थी जिसकी प्रेतात्मा थी उसका कुछ ही समय पहले एक्सीडेंट हो गया था और वो बेचारी इधर उधर ऐसे भटकती थी, फकीरन थी बेचारी, और वो उसकी मौत हो गई। उस बेचारी ने सारी उम्र उसका तिरस्कार ही होता रहा। जब उसकी शादी हुई उसका पति उसको मारता पीटता रहा था, जिसकी वजह से उसकी जो मानसिक हालत है वो धीरे धीरे खराब हो चुकी थी। फिर उसको घर से निकाल दिया गया तो फिर अब उसका जो ये सड़कें थी यही आसरा था। कभी कोई उसका मजाक उड़ाता, कभी उसको कोई उसके साथ छेड़छाड़ करता, यानी कि कुल मिलाकर उसका जो जीवन था सारी उम्र तिरस्कार में ही बीता। जब वो मर गई अब उसकी आत्मा भटक रही थी, और इस बदतमीज लड़की ने उसकी आत्मा को देखकर जो उस रूप में थी ये उसने वही कहा जो सारी उम्र उसको दुनिया बोलती रहती थी। अब वो आत्मा को जब ये सुना तो बस ये आत्मा उसके साथ ही चली गई। अब सच कहूं तो जो काम दिल से किया होता है उसी का फल मिलता है। मैं ये काम दिल से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें उस आत्मा की कोई गलती नहीं और इसकी सजा इसको मिलनी चाहिए। उन्होंने हाथ पांव जोड़े, कहा जी हमारी बच्ची से गलती हो गई, हमारी बच्ची ऐसी है नहीं, पता नहीं मन में कैसे आ गया, क्यों आ गया, अहंकार आ गया, आप बड़े हैं आप माफ कीजिए। लेकिन अब जो माफी थी तो वो तो उस आत्मा के हाथ में थी। वो आत्मा उसको माफ करने की हालत में थी नहीं। हालांकि बाबा जी ने कुछ टेम्पररी उपाय किए कि चलो ठीक है तरस आ गया, लेकिन कुछ ही दिन बीतते तो रोहिणी का हाल फिर से वहीं का वहीं पहुंच जाता। वो फिर से वही हरकतें करती, फिर वही होता। अब आत्मा जो है शायद एक निश्चित समय के लिए वो उसको झंझोड़ना चाहती थी, उसको रियलाइज कराना चाहती थी कि उसने क्या गलती की, और ऐसा हुआ भी। एक दिन अचानक से रोहिणी अपने घर से गायब हो गई। लाख ढूंढने के बावजूद भी वो कहीं पर मिली ही नहीं। इश्तिहार लगाए गए, पुलिस को खबर की गई, ना जाने कहां कहां ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन ये जो तलाश थी बहुत लंबी गई नहीं। कुछ 20 दिन के बाद रोहिणी मिल गई। एक नाले के पास बड़ी बुरी हालत में बैठी हुई थी, शरीर पर मिट्टी लगी थी, कपड़ों पर, मुंह पर मिट्टी लगी थी। उसको लेकर आया गया। पहले उसका हॉस्पिटल में उसको उसकी जांच की गई कि कोई अंदरूनी चोट कोई कुछ है तो नहीं, तो सब कुछ ठीक था। बस वो सन की सन बैठी हुई थी, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। हॉस्पिटल में इलाज करने का कोई फायदा हुआ नहीं, उस पर कोई असर हुआ नहीं, तो फिर उसी बाबा जी के पास उसको लेकर जाया गया। अब जब उस बाबा जी के पास उसको लेकर जाया गया तो बाबा जी ने ध्यान लगाया और वो हंस पड़े, क्योंकि अब उनको उस रोहिणी के साथ कोई आत्मा दिखाई नहीं दी।
वो बाबा जी कहते हैं कि बदला पूरा हुआ, उस आत्मा का बदला पूरा हुआ। शायद वो दयावान थी, उसको 15-20 दिन के अंदर ही उसने छोड़ दिया, तरस आ गया। फिर बाबा जी ने कुछ इलाज किया, कुछ मंत्रों से कोई हवन वगैरह कराया गया और कुछ ही दिनों में रोहिणी बैक टू नॉर्मल हो गई। लेकिन जो पीछे कुछ महीनों में उसने किया वो उसको याद था, और जो उस महीनों में उसने किया उसका कारण क्या था वो भी उसको याद था, और उसको पछतावा भी था इस चीज का। इसलिए कहते हैं कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए और किसी का अपमान तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना इस तरीके के नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। आई होप ये किस्सा आपको बेहद पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर, और अगला किस्सा जो है वो भी एक लड़की का है, लेकिन उसमें बेचारी की कोई गलती थी ही नहीं। सुनीता की आज शादी थी, बड़ी धूमधाम से जो बारात है सुनीता को लेने के लिए आई। दूल्हा स्टेज पर सुनीता का इंतजार कर रहा था। अब जब जैसे ही दुल्हन की एंट्री का टाइम होता है तो सभी का ध्यान, खास तौर पर लड़के वालों का ध्यान, लड़के वालों के रिश्तेदारों का ध्यान होता है उसी एंट्रेंस की तरफ जहां से दुल्हन ने आना होता है, क्योंकि सबको होता है कि हम भी देखें कि कितनी सुंदर है दुल्हन। अब जैसे ही सुनीता अंदर एंटर करती है हॉल के, तो सभी उसको देखकर सन के सन रह जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। जो सच में शुभ चिंतक थे लड़के वालों के, वो तो बड़ी हैरानी से, बड़ी परेशानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ये क्या है। जो जलसी करते थे वो एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे थे कि ये क्या है। अब ऐसा भी क्या था सुनीता के साथ, क्या कुछ अजीब सा था? वैसे तो अगर कहा जाए कुछ अजीब था नहीं, लेकिन आज के समाज में उसको अजीब ही माना जाता, क्योंकि जब सुनीता एंटर कर रही थी ना तो वो बिल्कुल सादे लिबास में, मेकअप का तो दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं, ना ही सिर्फ मेकअप, ना ही कोई एयर रिंग, ना ही कोई चूड़ी, ना ही कोई बिंदी, ना ही कोई कोका, लिपस्टिक नहीं, बिल्कुल सादे। कपड़े रंगदार थे लेकिन मेकअप बिल्कुल नहीं, और बाल भी बनाए नहीं थे जैसे नॉर्मल कोई जूड़ा करता है वैसे। इसलिए तो लोग देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में ये है क्या। वहीं दूसरी ओर दूल्हे राजा समीर, वो तो देखकर खुश हो रहे थे। ना ही सिर्फ वो बल्कि उसके माँ बाप, उसकी बहन, उसके भाई और उसकी भाभी बहुत खुश थे, क्योंकि उनको सब कुछ पता था, और इसके बावजूद उन्होंने स्वीकार किया था सुनीता को। लेकिन अब एक बात समझ में नहीं आती कि क्या कोई ऐसी डिजीज है या फिर कोई ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसमें एक लड़की बन ठन नहीं सकती, वो भी अपनी शादी को। अरे भाई, अगर ना हो तो फिर डिसऑर्डर माना जा सकता है, लेकिन यहां पर तो उल्टा था। आमतौर पर लड़कियों को सजरने संवरने का बेहद शौक होता है और होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सुनीता भी बिल्कुल सादेपन में खुश थी, और शादी के दिन वो भी। दुल्हन तो सस्ती ही सवरती है, लेकिन आसपास जो उसकी सहेली होती हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो भी कम नहीं सस्ती सवरती। सभी दुल्हन की जैसे लग रही थी, लेकिन सुनीता बिल्कुल सादे लिबास में। खैर, स्टेज पर बैठते हैं। हर एक आने जाने वाले के मन में यही सवाल था कि भाई ये क्या चीज है। हर कोई पूछना चाहता था कि भाई ये क्या है, लेकिन वो पूछने का माहौल थोड़ा था। अब स्टेज पर थोड़ा को पूछना शुरू कर देगा, एक पूछेगा तो लाइन लग जाएगी। खैर, विवाह जो है वो संपन्न होता है और सुनीता अपने ससुराल आ जाती है। बिल्कुल नॉर्मल सी लड़की, बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। दोनों का जो फिर अब जो खास खास रिश्तेदार थे जो सच में परवाह करते थे, वो पूछते हैं
कि समीर बेटा बहुत बढ़िया, दुल्हन बहुत प्यारी है। मन खुश हो गया देख के। लेकिन फिर भी जो सवाल है हम तो पूछना चाहेंगे कि आमतौर पर ऐसा नहीं है कि ये तो दुल्हन का ही होता है, मतलब लड़कियों को तो बहुत सजने संवरने का शौक होता है, लेकिन यहाँ पर तो इतने सिंपल में कोई दिक्कत है क्या? कई बार होता है ना कि शायद कोई लड़की वालों के घर में कोई ट्रेजेडी हुई हो और उसकी वजह से अभी कुछ ही दिन हुए हो और ये शायद ऐसा ना हो, लेकिन ये तो तब हुआ ना कि जब उनके बाकी जो रिश्तेदार हैं, उनके माँ बाप बहनें वगैरह ना सजरी सवरी हो। वहां पर तो सब कुछ ठीक था, तो सिर्फ सुनीता के साथ क्या प्रॉब्लम है? अब समीर बताता है कि सच में प्रॉब्लम है क्या। सुनीता की कजन की शादी हुई थी। वो सुनीता के चाचे की बेटी थी, जॉइंट फैमिली थी। सुनीता की कजन रिया, जिसका सुनीता के साथ बेहद प्यार था। अब वो जब उसकी शादी होती है तो कुछ ही समय बाद रिया कहती है कि कुछ दिन तो रहने के लिए आ जाना मेरे पास। तो सुनीता तो बस जैसे इंतज़ार कर रही थी कि भाई मैं अपनी बहन के पास, जीजू के पास जाऊंगी, तो फिर वो चली जाती है। अब जब वो जाती है तो इनका घर, बेसिकली जो सुनीता का घर है वो है भोपाल में। तो जो इसकी बहन की शादी हुई थी वो हुई थी देहरादून में, काफ़ी दूर हुई थी। तो कुछ पहाड़ी इलाका भी है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब सुंदरता है, हरियाली है आसपास। अब जब वहाँ पर जाती है तो खूब काफ़ी बातें करती हैं। उसकी बहन रिया भी घर में अपने काफ़ी खुश थी। पति काफ़ी प्यार करने वाले मिले, परिवार काफ़ी प्यार करने वाले मिला। अब एक बार फिर ये घूमने के लिए कहीं जाते हैं और एक ऐसी जगह पर ये जाते हैं जहाँ पर कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पब्लिक प्लेस थी, लेकिन जहाँ पर कोई झील टाइप कुछ जगह थी जहाँ पर पानी था, मतलब बहुत बड़ी झील नहीं, तालाब जैसे कह सकते हैं। और वहाँ पर कोई लोग ज़्यादा नहीं थे, दूर दूर ही खड़े थे, पता नहीं कारण क्या था। अब उनके पति भी बेसिकली देहरादून के रहने वाले हैं, तो उनको भी कोई ऐसा इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। खैर अब सुनीता जो है वो थोड़ा सा मेकअप वगैरह करके गई थी, मतलब इयररिंग्स डाली हुई थी अच्छी, पूरा मेकअप किया हुआ था, लिपस्टिक वगैरह लगाई हुई थी, चूड़ियाँ वगैरह डाली हुई थी, सज सवर कर गई थी। अब यहाँ पर सुनीता को कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस होता है कि कोई उसको लगता है कि अपने दीदी और जीजू के अलावा कोई उसके साथ साथ चल रहा है। लेकिन सुनीता को लगता है कि शायद उसका वहम होगा और वो घर में आ जाती है। और अब उसकी जाने की तैयारी थी एक आधे दिन बाद। अब जब वो वापस जाती है ना, तो घर में जब जाती है, एक रात को वो किसी शादी से वापस आए। अब सुनीता ने एज यूजुअल मेकअप वगैरह किया हुआ था। अब वो अपने माँ के साथ घर में बैठकर ना, लॉबी में बैठकर कुछ बात कर रही थी, और बात करते करते कोई कर रही थी कि हाँ वहाँ पर ऐसा था ऐसा था ऐसा था। एकदम से जुबान खामोश। अब जब सुनीता उठती है तो उसके माँ बाप, भाई बहन काफ़ी चिंतित लग रहे थे। तो सुनीता कहती क्या हुआ? कह रहे थे कि बेटा तू बात करते करते बिल्कुल बेहोश हो गई और तू तकरीबन 3-4 घंटों बाद उठी है। तो सुनीता कहती है कि नहीं मैं तो मम्मी आपसे बात, हाँ लेकिन मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं है। सुनीता को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। अब पहले जो उसका भाई बहन जो थे वो थोड़े से चिंतित थे, लेकिन फिर वो ना हंसने लग पड़ेगी, अरे तेरी बैटरी कैसे ख़त्म होगी, चार्ज करके रखा कर इसे। अब थोड़ा सा घर वाले भी लाइटली लेते हैं और कहते हंसने लग पड़ते हैं। कई बार कमज़ोरी वगैरह हो जाती है, मे बी सम टाइम कुछ पीरियड्स में भी ऐसी दिक्कत आ जाती है, जब कमज़ोरी महसूस होती है तो कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं गया। अब सुनीता अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही थी, तो इसलिए कुछ अनयूजुअल कुछ चीज़ होती नहीं थी। लेकिन एक चीज़ होती थी कि जब जब भी सुनीता मेकअप करती थी ना, तो वो अचानक से ऐसे ही बात करते करते बेहोश हो जाती। अब उस समय तो ये चीज़ किसी के ख्याल में थी नहीं कि सुनीता मेकअप करती है तभी दिक्कत आती है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ने लग पड़ी कि जब भी उसने मेकअप करना तब भी ऐसी चीज़ होने लग पड़ती। डॉक्टरों से दिखाया गया, आसपास
कहीं भी ये चीज़ का पता ही नहीं लग रहा था कि कोई कमज़ोरी है, कुछ दिक्कत है। अचानक से बेहोश हो जाना बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है, एमआरआई तक भी कराई गई क्योंकि दिमाग में कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल ठीक। सुनीता को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या थी ही नहीं। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात हो चुकी थी इनके घर में। लेकिन अब समय आ चुका था सच्चाई के जानने का। सुनीता को एक पंडित जी के पास लेकर जाया गया। पंडित जी ने उसको मौली वगैरह बांधी और कहा कि मैं बताऊंगा, मैं ध्यान करता हूँ। उसके बाद सुनीता अपने घर में आ गई। कुछ ही समय बाद अब एक समारोह था इनके घर में जहाँ पर फिर सजना संवरना था। लाख कहा गया सुनीता को कि मेकअप वगैरह ना कर बेटा, हम थोड़ा सा गौर कर रहे हैं कि मेकअप करती है तो दिक्कत आ जाती है, लेकिन अभी कुंवारी लड़की है, मेकअप करने का शौक तो होता ही है वैसे भी। तो सुनीता कहाँ मानने वाली थी। अब सभी रिश्तेदार बैठे हुए थे और बातें आपस में चल रही थी, सुनीता भी बातें कर रही थी, लेकिन सुनीता के परिवार वालों का जो ध्यान था वो सिर्फ उसी पर लगा हुआ था कि कहीं बेहोश ना हो जाए बेटी, मेकअप किया हुआ। अब जब ये सभी ये चल रहा था तो उनके पिता को फोन आता है एक। जैसे जैसे उनके पिता सुनते जा रहे थे फोन पर बात, वैसे वैसे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी और वो बड़ी बड़ी आंखें करके सुनीता की तरफ देखते जा रहे थे। और आज पहली बार सुनीता बेहोश नहीं हुई। आज भरी महफिल में सुनीता अलग ही तरीके से बिहेव करने लग पड़ी। जो सुनीता कुछ ही समय पहले सजी संवरी थी, अचानक से उसके बाल बिखरते हैं और वो ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ती है और वो कहती है कि मैं तो इसे अब लेकर चले जाऊंगा, तुम्हें पता लग चुका है ना मैं कौन हूँ। वो जो आवाज थी वो सुनीता की नहीं थी, एक बहुत ही भारी और बहुत ही भयंकर आवाज थी। जैसे ही सभी ये आवाज सुनते हैं पहले तो सबका दिल ही दहल जाता है। कुछ ही समय बाद सुनीता किसी के हाथ में आ ही नहीं रही थी। जो भी उसको पकड़ने की कोशिश करता वो तो अपनी जान की खैर मनाता, लेकिन उसके पिता, उसके भाई, बाकी जो और भी थे रिश्तेदार बड़ी मुश्किल से उसको किसी भी तरीके से पकड़ते हैं, बांधते हैं, क्योंकि फोन पर एक तसल्ली मिली थी कि मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ। कुछ ही देर बाद वही पंडित जी आते हैं और वो सख्ती से सुनीता के सामने पेश आते हैं, उसके बाल पकड़ते हैं, उसको कहते हैं कि बता दो जाएगा कि नहीं। लेकिन जो वो अड़ियल जिन था वो तो जाने के लिए तैयार था ही नहीं। अब सुनीता कुछ समय बाद बेहोश हो जाती है। पंडित जी कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और वो सुनीता के कलाई में एक ताबीज बांधते हैं और कहते हैं कि किसी भी हालत में ये ताबीज, और वो सुनीता के हाथ में कुछ मंत्र पढ़ के एक मौली बांधते हैं और वो कहते हैं कि किसी भी हालत में ये मौली उतरनी नहीं चाहिए, याद रखिएगा। लेकिन मुद्दा क्या था, समस्या क्या थी? ये तो सब कुछ पंडित जी उनके पिता को फोन पर बता चुके थे, इसलिए ही जैसे जैसे उनके पिताजी बातों को सुनते जा रहे थे वैसे वैसे वो बड़ी बड़ी आंखों से सुनीता की तरफ देखे जा रहे थे और हैरान परेशान हुए जा रहे थे। बात हुई क्या? पंडित जी ने फोन पर बताया कि भाई साहब कुछ समय पहले आपकी बेटी कहीं घूमने के लिए गई थी। उनके पिताजी कहते हैं हाँ जी, वो उत्तराखंड देहरादून गई थी अपने दीदी जीजू के पास। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने खूब मेकअप किया हुआ था, परफ्यूम वगैरह लगाया हुआ था। कहते हो सकता है, बच्चियां हैं, लगाया होगा। कहते हैं वहां पर एक जिन था जो इस पर आशिक हो गया। अब वो उसी रूप में जब सुनीता को देखता है तो वो इस पर हावी हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है और वो इसको बेहोश करता है और उसके साथ गलत करता है, जिसका शायद सुनीता तक को पता नहीं लगता। जब जब भी सुनीता मेकअप करती है तब तभी उसके साथ ऐसा होता है। अब इस चीज का अनुष्ठान तो मैं करूंगा। एक मेरे मित्र हैं, मेरे भाइयों जैसे ही हैं, मौलवी हैं, उनके साथ मैंने बात की और उन्होंने जब सारा जांचा परखा तो उन्होंने कहा कि ये जिन बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली और बहुत ही पुराना है। इतनी जल्दी जो है इससे छुटकारा तो नहीं पाया जा सकता, लेकिन कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे। उस उपाय में से सबसे बड़ा उपाय, सबसे मेन चीज़ ये है कि सुनीता मेकअप ना करे, क्योंकि जब जब ये मेकअप करेगी तब तब वो जिन इस पर हावी होगा। अब
40 दिन तक सुनीता को घर से बाहर नहीं निकलने देना। 40 दिन तक उसको एक ही कमरे में रखना है, चाहे वो जितना मर्जी गिड़गिड़ाए, चाहे जितना मर्जी रोए, जितना मर्जी हंसे, जो मर्जी करे, जो मर्जी हो जाए, सुनीता को 40 दिन उस कमरे से बाहर नहीं निकले देना। 40 दिन हम एक अनुष्ठान करेंगे जिससे ये होगा कि उसकी जिन की जो शक्ति है इस पर से काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर मेकअप हुआ उसके बावजूद भी, क्या पता उस चीज़ को महीने लगे, दिन लगे, हफ्ते लगे या साल तक भी लग सकते हैं, लेकिन जब तक हम ना कहें तब तक बेटी कोई भी किसी भी तरीके का मेकअप ना करे। जब हमें तसल्ली होगी तो फिर हम मेकअप करने के लिए कहेंगे और फिर आप करा सकते हैं। खैर, जब अब ये बात सुन रहे होते हैं तो देखते देखते वो जब जिन्न है वो भी जागृत हो जाता है, उसको पता लग जाता है उसकी सच्चाई क्या है, इसलिए फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। खैर, अब जो पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से सुनीता के साथ हो रहा था वो तो कुछ हद तक सहन योग्य था कि वो सिर्फ बेहोश होती थी। उनके माँ बाप को चिंता होती थी कि कोई किसी तरीके की बीमारी तो नहीं है। लेकिन अब जो 40 दिन थे वो ना ही सिर्फ सुनीता पर बल्कि उसके सारे के सारे परिवार पर कहर बनकर टूटे, क्योंकि सुनीता जब कमरे में बंद थी तो वो इतना ऊंची ऊंची चीखती चिल्लाती थी कि मानो जैसे उनका घर साक्षात पागल खाना बन गया हो। उनके आस पड़ोस, नेबर, रिश्तेदार सभी परेशान। सबको पता लग गया था कि दिक्कत है क्या। 40 दिन बेहद बुरे, बेहद मुश्किल से गुजरते हैं। सुनीता गिड़गिड़ाती है, कई बार गुस्से से, कई बार प्यार से कहती है कि बस एक बार बाहर जाना है, एक बार बाहर जाना। लेकिन उनके परिवार वालों की हिम्मत थी कि अपनी बेटी को तड़पता देखा उन्होंने, लेकिन सहन किया, क्योंकि वो पंडित जी और मौलवी जी ने साफ तौर पर कहा था कि अगर इन 40 दिनों के अंदर, 40 दिन के अंदर गलती से भी सुनीता इस कमरे से बाहर निकल गई तो फिर जान भी जा सकती है। खैर, 40 दिन जैसे तैसे गुजरते हैं। उसके बाद फिर एक अनुष्ठान करके सुनीता को बाहर निकाला जाता और उसके बाद पाबंदी लगा दी जाती है कि किसी भी हालत में सुनीता मेकअप नहीं करेगी जब तक हम कहेंगे नहीं करने को। अब सुनीता मेकअप नहीं करेगी, लड़के वाले देखने आएंगे, पसंद कैसे करेंगे, जो समाज की गलत अवधारणा है। फिर शादी, चलो पसंद कर भी लिया तो फिर शादी के समय में तो सजना संवरना पड़ेगा ही ना, तब क्या होगा। चलो मान भी लिया कि कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो सिंपल शादी करे, लेकिन उसके बाद अगर बहू सजेगी नहीं, सबरेगी नहीं तो लाखों लोग फप्तियां कसेंगे, ताने कसेंगे। ये समस्या तो उनको उन 40 दिनों से ज़्यादा लग रही थी। सुनीता के माँ बाप को यही परेशानी उनको खाई जा रही थी। लेकिन सुनीता जिस दिन अपना ये विकराल रूप धारण करती है उस समारोह में, उस दिन सुनीता को एक लड़का पसंद करने लग पड़ता है, समीर। उसको मन ही मन चाहने लग पड़ता है और जब ये हाल देखता है उसके बाद फिर वो कोशिश करता रहता है ये जानने की कि उसके साथ हो क्या रहा है, और उसको भी ये बात पता लगती है। एक दिन जब इनके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे थे कि अब बेटी का होगा क्या, उसके भविष्य का क्या होगा, तो इनके पिता को फ़ोन आता है इनके वही रिश्तेदार का जिनके घर में समारोह था, और वो कहते हैं कि कोई आपसे मिलना चाहता है, तो अगर आप चाहें तो हम मिलवा दें। अब इनके पिता मिलते हैं, समीर और उसके माँ बाप उनके घर आते हैं, जो रिश्तेदार का जहाँ पर समारोह था। तो समीर के माँ बाप तो कह देते हैं कि भाई हमें तो आपकी बेटी चाहिए। अब उनके पिता कहते हैं कि शायद आपको पता नहीं है कि हम किस समस्या से जूझ रहे हैं। तो समीर के माँ बाप कहते हैं कि हमें A to Z सब कुछ पता है भाई साहब, हमें बेटी चाहिए, मेकअप वाली बेटी की हमें कोई लालसा नहीं है। इनके पिता लाख समझाते हैं कि बहन जी आपका एक ही एक बेटा है, इसके भी कुछ चाहत होगी, इसके भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, आप भी चाहते होंगे कि धूमधाम से शादी करेंगे। अब
आप भी सोचिए ना कि आपका एक एक ही बेटा है, बिल्कुल सिंपल शादी हुई तो फिर आपके मन में भी इच्छाएं रह जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि फ़िलहाल आप अपने बेटे की इच्छा पूर्ति के लिए शादी करा दें जैसे तैसे, और बाद में मेरी बेटी सारी उम्र, क्या पता इस बेचारी की समस्या का कब हल होगा और आप मेरी बेटी जो है वो ताउम्र तानों का शिकार बने। तो उनकी माँ कहती है समीर की कि भाई साहब, आपको किसने कह दिया कि शादी जो है वो धूमधाम से नहीं होगी? तो इनके पिताजी कहते हैं कि बहन जी, आप तो जानती हैं कि मेकअप नहीं हो सकता, तो शादी में धूमधाम से होगी तो दुल्हन कैसे सजेगी? फिर इनकी सास कहती है कि भाई साहब, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, शादी धूमधाम से होगी। सुनीता ऐसे ही हॉल में आएगी जैसे वो अब है। हमें समाज की परवाह नहीं है, हमें परवाह है अपने बेटे की और अपनी होने वाली बेटी की। अगर मेकअप से ही सब कुछ चलता हो तो सारी दुनिया मेकअप करके घूमे और सारी दुनिया खुश रहे। ये तो दुनियावी चीज़ें हैं, हाँ ज़रूरी होती हैं, लेकिन अगर नहीं हो पा रही तो ऐसा भी कुछ नहीं है। और रही बात सवालों की, तो हम खुद देख लेंगे। आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिए, आप चिंता अब कीजिए कि आपकी बेटी की शादी होने वाली है और जल्दी से तैयारियां शुरू कर दीजिए। अब कोशिश तो की जाती है उनके पिता के द्वारा, लेकिन अंदर अंदर वो खुश भी थे कि शुक्र है, अभी मेरी जो समस्या है वो तो उसका निवारण हो गया, परमात्मा ने उसका निवारण खुद ही कर दिया। और ना ही सिर्फ उन्होंने ये इसके बारे में सोचा कि कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन उन्होंने देखा भी जब शादी हुई कितने अच्छे तरीके से उनके माँ बाप ने, समीर के साथ ही उनके माँ बाप, उसके भाई बहन, जेठ जेठानी, सब ने कितने अच्छे तरीके से ग्रीट किया। और आज शादी के बाद कुछ साल हो चुके हैं, अभी तक मौलवी जी और पंडित जी की तरफ से किसी भी तरीके की इंटीमेशन आई नहीं है। मिलते रहते हैं, अनुष्ठान वो कर रहे हैं, लेकिन सुनीता मेकअप नहीं कर पाती और इस वजह से आज तक किसी भी तरीके का उसको ताना सुनना नहीं पड़ा। और उसके पति और उसका परिवार दीवार की भांति उसके साथ खड़ा है। कोई भी अगर किसी भी तरीके का टोंट करने की कोशिश करता है तो उसका जवाब सुनीता नहीं देती, बल्कि उसका पति और उसका परिवार देता है। परमात्मा करे हर एक लड़की को ऐसा लड़का और परिवार मिले, और हर एक लड़के को और उसके परिवार को सुनीता जैसी लड़की मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि मेकअप ना करें, लेकिन स्वभाव, एक दूसरे को समझने वाला, एक दूसरे को की कमी पेशी को भुलाकर उससे प्यार करने वाला। आई होप ऐसा ही हो। और जिनके घर में कोई समस्या चल भी रही है ना, मनमुटाव चल भी रहा है, वो जल्दी से ख़त्म कर देना चाहिए। कई बार छोटी छोटी बातें काफ़ी विकराल रूप धारण कर लेती हैं। ये किस्सा मिसाल है आपसी प्रेम की। ना ही सिर्फ ये किस्सा, बल्कि जो पहला किस्सा भी मैंने सुनाया था वो भी मिसाल है आपसी प्रेम की। जो समाज में ये जहर फैलाने की कोशिश की जाती है कि भाई लड़की का ससुराल तो बुरा होगा ही होगा, या फिर बहू बुरी होगी होगी, ऐसा नहीं होता। दुनिया में बहुत से अच्छे लोग भी हैं, बहुत से बुरे लोग भी हैं। तो हाँ, ऐसे लोगों को पहचानना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। जांच परख कर सब कुछ करना चाहिए। खैर, आई होप ये किस्सा भी आपको बेहद पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो भाई लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहेगा मुझे, और जो स्टोरीज़ है, जो पॉडकास्ट है, उनका सिलसिला कभी नहीं टूटेगा, रेगुलर चलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज का जो एपिसोड है इसको विराम लगाते हैं, और हम जल्दी ही मिलेंगे नए किस्सों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।